हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं टेस्ट नंबर आपका 7 सीडीपी का, जिसमें हम सीडीपी के पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है, चलायमान जो कक्षा होती है, इनमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्या आ जाएगा? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो इसका क्या आ जाएगा? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है, मतलब प्रगतिशील शिक्षा है आपकी, तो इसमें आपको बच्चे की क्षमता को पहचानना है और उसकी संभावना, जो वो कर सकता है, जो वो कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको उस पर विश्वास करना है। उसको मतलब उसके कॉन्फिडेंस को आपको डाउन नहीं करना। अगर वो कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको ओके में ही या उसको प्रोत्साहित ही करना है कि यस यू कैन डू। आगे देखेंगे, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्र शास्त्र की क्या विशेषता है। तो थर्ड का आ जाएगा इसमें, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। क्या आ जाएगा? छात्र केंद्रित में क्या आ जाएगा? बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, कब माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा? जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। बच्चा क्या चाहता है और वो क्या बोल रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो पांचवे का क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिफ्थ का आ जाएगा ए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, मतलब बच्चे को आपको कुल मिलाकर सिर पर बैठाना है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो 6 का आ जाएगा यहाँ पे सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो पहले बच्चों से सीखो, यह किस बात को इंगित करता है? तो इसका क्या आ जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। अगला है सृजनवाद में। सृजनवाद में क्या होता है? तो सी का यहाँ क्या आ जाएगा? शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजन शास्त्र में बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा अगर होगी तो बच्चा क्रिएटिव होता है, क्योंकि उसको पूरी आज़ादी होती है, वो कुछ भी कर रहा होता है। क्योंकि आप बच्चा क्रिएटिविटी अपनी कैसे दिखाता है, आपने घर पे भी देखा होगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा। आपको उसको स्केच पेन दोगे सिंपल सा बनाने के लिए कि आप स्केच पेन से थोड़ा सा ड्रॉ करो कुछ भी, वो क्या करेगा? स्केच पेन को पूरा खोल डालेगा। फिर क्या करेगा? जो उसके अंदर की जो रहता है ना, जो स्पॉन्ज जैसा रहता है, कॉटन जैसा कुछ होता है जो कलरफुल रहता है, उसको वाटर में मिक्स करेगा, नया कलर बना के दे देगा। मैंने कलरफुल वाटर बनाया। तो ये क्या है? ये बच्चा जो है अपनी क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी तो दिखा रहा है ना। उसको नहीं करना सिंपल सा काम, उसको कुछ अलग से करना है, क्रिएटिव करना है, तो वो ऐसे काम करता है। ये तब हो पाएगा जब आप बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दोगे, राइट। तो सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, उसको रोका टोका नहीं जाता, उसकी जो वो कर रहा है, जो कहना चाह रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगला है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो 9th का यहाँ क्या आ जाएगा? ए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, व्यक्तिक रूप से भी सीखते हैं और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो इसका आ जाएगा, ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन आ जाएगा। ओके, अगला है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा कैसी रहती है? इसमें आ जाएगा डी आपका, कहाँ गया डी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। आगे है 12th का, कि
बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत? तो इसमें आ जाएगा गृह कार्य प्रदान करना। ये गृह कार्य प्रदान करना बालक केंद्रित शिक्षा नहीं होगी। ठीक है, अगला है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, ये 13 का क्या आ जाएगा इसमें? बी आ जाएगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, अगला है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? कक्षा कक्ष 14 का आ जाएगा ए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया होता है। ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा है, तो 15 का क्या आ जाएगा? ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, इसके लिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ठीक है, कौन सी स्थिति है जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो 16 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में इसको प्रदर्शित कर रहा है, ये है ना। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? तो 17 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अगला है 18 का, एक सेकेंड है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो इसका आ जाएगा बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान किससे होता है? प्रत्यक्ष अनुभव, यानी सामने आपकी कोई चीज़ है, आप उसका प्रैक्टिकल देख रहे हो उसको, और सहयोग और हेल्प से उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में ये सही है। अगला देखेंगे शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो 19 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए आ जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? तो 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आ जाएगा। शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। ठीक है, क्योंकि शिक्षक मतलब शिक्षक प्रधान नहीं है, बाल केंद्रित होती है, तो शिक्षक के निर्देशों पर नहीं चलना है, शिक्षक बच्चे के निर्देशों पर चलेगा। अगला देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा जो है वो क्या है? तो 21 का क्या आ जाएगा? सी, इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? अनुभवात्मक शिक्षा क्या होती है? तो 22 का आ जाएगा यहाँ पर बी, एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है? तो 23 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आ जाएगा। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर। ठीक है, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर, ये किसका है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। मतलब आपको टेम्पररी नहीं पढ़ना है कि एग्जाम निकालने के लिए बस पढ़ लो। जीवन पर्यंत जो आपके काम आ सके, जो अधिगम आपके काम आएगा, वो कैसे आएगा? जब आप सृजनात्मक रूप से काम करोगे, सृजनात्मकता के साथ पढ़ोगे। और सामाजिक कौशल, आपको समाज में कैसा उठना बैठना है, समाज में कैसी बात करनी है, समाज में कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। आगे देखेंगे 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का कौन पक्ष लेता है? तो इसका आ जाएगा सी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम पर एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ठीक है, ये आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 25 का आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों का तैयार होना।
सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब डैश किया जाता है। जब क्या किया जाता है? तो 26 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित किया जाता है तब। ठीक है, जो स्वयं के निर्देशों पर चलते हैं। बच्चों को अगर खुद के निर्देशों पर, मतलब उसका दिल जो कह रहा है वो करने दिया जाए, तो वो बेटर परफॉर्मेंस देता है, ना कि माँ बाप जैसा कहें, टीचर जैसा कहे वैसा करने पर, क्योंकि वो उसकी इच्छा नहीं होती है, वो बस आपके डर से कर देगा, लेकिन खुद से जो करेगा, खुद के मन से जो करेगा वो बेस्ट करेगा। ठीक है, अगला देखेंगे 27 का, वह विधियाँ जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 27 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी आ जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अगला है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 28 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये क्या है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे 29, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? तो 29 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो प्राथमिक शिक्षा में कौन मदद करता है? यहाँ पे आ जाएगा डी। डी आ जाएगा, इनमें से सभी, यानी बच्चे का सामाजिकरण कैसा हुआ है, बच्चे का लोकतंत्रीकरण कैसा है, और उसकी पाठ्यक्रम की समझ क्या है, ये सभी क्या है? प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। अगला देखेंगे, इसको लगा तो दे, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो इसमें आ जाएगा ए, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसी गतिविधि वैसा उसका होना चाहिए बैठक व्यवस्था। नेक्स्ट है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो कौन सा कारण है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं? तो 32 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आएगा, और डी के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। और डी कहता है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यक्रम का ना होना। समझे? यानी जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम, जैसे आप लोग हैं, है ना, कई लोगों को थ्योरी समझ में नहीं आती है या बोर होते हैं, है ना, तो अगर थ्योरी की जगह उनको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाएं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है कि क्या होगा इसका, मतलब एक क्विज, अगर उनको क्विज के रूप में दे दिया जाए तो उसमें इंटरेस्ट आता है, तो उससे वो सीख लेता है। लेकिन अगर बच्चे को ये क्विज की व्यवस्था ना हो तो फिर उसका समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे वो विद्यालय छोड़ देता है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन? तो यहाँ आ जाएगा ए आ जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो 34 का यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, स्कूल की जो शिक्षा हो वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, मतलब उनसे रिलेटेड हो, समाज से और प्रकृति से रिलेटेड हो, अलग से ही ना हो, जिस दुनिया के बारे में उसने सुना ही नहीं हो, जो जिंदगी में उसके काम नहीं आना, वो पाठ्यक्रम देने से बच्चों को मतलब भी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 35 का आ जाएगा बी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है कि वो उसकी चॉइस का हो। ठीक है, आगे देखेंगे, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है।
किसके लिए उपयुक्त नहीं है? जब पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा का उपयोग कर रहा है तो 36 का आ जाएगा सी, प्रदर्शन के लिए। क्या आ जाएगा? प्रदर्शन के लिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर के लिए बाल केंद्रित होना चाहिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए हो, समूह वार्तालाप के लिए हो, लेकिन प्रदर्शन के लिए सब बाल केंद्रित ना हो, क्योंकि बाल बच्चों में भाई इतनी समझ भी नहीं है कि क्या रखना है प्रदर्शन में क्या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो 37 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी आ जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कक्षा समृद्ध, तो इसमें क्या होगा? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखी हो। बाल साहित्य जो है कहाँ रखी हो? शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। गतिविधि के सामान कॉर्नर में हो जिसे आसानी से उठाया जा सके, और जो साहित्य खुला बच्चों के लिए जो साहित्य है वो भी खुले हुए शेल्फ में हो, ताकि बच्चा उन्हें आसानी से ले सके। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो 38 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी आ जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ओके, अच्छा अगला है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो 39 का क्या आ जाएगा? सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब। ठीक है, अगला है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? डी का आ जाएगा, पूछने के लिए प्रेरित उनको करना चाहिए। ठीक है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो 41 का क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, आज हमारा बच्चा भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सृजनात्मकता दिखा रहे हैं, बलून फुलाए जा रहे हैं और उसकी एयर मेरे कान में उनको कर रहे हैं, वो इसको बलून को खाली किए दे रहा है मेरे कान में। ठीक है, अगला देखेंगे, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? 42 का आ जाएगा बी, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, प्रेरित करना चाहिए। अगला है 43, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए? 43 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे 44, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली पाठ्यक्रम प्रश्न शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है, तो किसकी ओर करती है? 44 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अगला है, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देती है। किस पर बल देती है गतिविधि आधारित? तो क्या आ जाएगा इसमें? 45 का ए आ जाएगा, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। अगला है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। तो 46 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या होती है? सहायता करेगा। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला देखेंगे 47, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो 47 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्या आ जाएगा? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला है 48, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है? तो 48 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या विश्वास है इनका? तो 49 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और
प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम 50 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो 50 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है कि मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल का, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। ठीक है, अगला देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसका उपयोग करता है? तो 51 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए आ जाएगा, विविध प्रदर्शन। ठीक है, अगला है, बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण क्या आ जाएगा यहाँ पे? 52 का बी आ जाएगा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बच्चे को जो सीखना चाहिए वह कैसे आंकना चाहिए? तो 53 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी आ जाएगा, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के आधार पर। ठीक है, उस आधार पर उसको सिखाना चाहिए बच्चे को। अगला है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं गलतियां? तो 54 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से डैश प्राप्त की है। अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है उन्होंने? तो 55 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, रचनावाद से। ठीक है, रचनावाद से। ओके, नेक्स्ट है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होनी चाहिए? तो 56 के अनुसार क्या होना चाहिए? समावेशी विद्यालय में। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो 57 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, धर्मियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया। किसमें सुझाया गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 58 का हो जाएगा बी। ठीक है, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 59, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को इस संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। तो 59 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, इनमें से सभी, और इनमें से सभी में सभी आ जाएंगे ये सारे तीनों ऑप्शन। ठीक है, यह एक ही तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ठीक है, सभी आ जाएंगे। 60 का देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो किसे किया गया है? 60 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 61, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? तो 61 का आ जाएगा ए, ज्ञान के विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ये इसमें आ जाएंगे, 61 का ए आ जाएगा। अगला देखेंगे 62, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व
दिया गया है, तो किसको महत्व दिया गया है? 62 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला है 63, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो किन सुधारों को सुधारा गया है? तो ए आ जाएगा इसमें, कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक, ठीक है, इसको ऐच्छिक बनाया जाए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो 64 का आ जाएगा सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 65 का क्या आ जाएगा? ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखा जाए, ठीक है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखा जाए। अगला देखेंगे 66, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो किस सुधार को सुझाया गया है? 66 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम 67 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए क्या निहित है? तो 67 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी, 3 भाषा। अगला है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन का कैसा तरीका होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। अगला है 69 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है? 69 का आ जाएगा सी, सुविधादाता। कैसी? सुविधादाता। अगला है 70 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो कैसा है? 70 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, सक्रिय और सामाजिक। सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है। अगला देखेंगे 71, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही होगा इनमें से? 71 का बी हो जाएगा। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? ये आ जाएगा आपका वर्ष 2010 से, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो क्या भाग सम्मिलित नहीं है 73 में? तो 73 का यहाँ पे आ जाएगा ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये नहीं होगा रूपरेखा में शामिल, ठीक है। इसके बाद रटने के महत्व को प्रदान ना करना, ये सही बात है। पुस्तकों के इत्र ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सब सही होंगे। सही सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सभी सम्मिलित है, ठीक है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 74 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ठीक है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ठीक है, ये उद्देश्य है। अगला है 76, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, इतना लंबा प्रश्न है और उसके ऑप्शन को हमको समझना है। तो 76 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, ये इतने सारे, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना क्वेश्चन याद देखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, बस इतना है। ये तो बस आप देख लेना, बस समझने की जरूरत नहीं है इसको। आगे देखेंगे 77, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो किसकी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार। 77 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष तक करता है, ये आ जाएगा आपका 78 का ए आ जाएगा, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। सामान्य बच्चे आपके 6 से 14 रहेंगे, लेकिन दिव्यांग बच्चे 6 से 18 वर्ष रहेंगे। आगे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 79 का यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, 79 का ये हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 86 वे संशोधन। ठीक है, अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। तो 81 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। ठीक है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। नेक्स्ट है 82 का, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं दिया गया है, ध्यान नहीं दिया गया है किस पर। तो इसमें किस पर ध्यान नहीं दिया है, डी आ जाएगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर। ठीक है, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ दिव्यांगों को दिया है, सभी बच्चों को नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए, यानी एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य उनको करना है। तो 83 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, 45 घंटे, 45 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अनुसार किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है, 84 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। ठीक है, पल्स पोलियो में नहीं लगाया जाएगा, बाकी ये लगाए जा सकते हैं, जनगणना में लगाते हैं, आपदा कार्य में लगाते हैं, और चुनाव संबंधी कार्य में भी उनकी ड्यूटी होती है, बट पल्स पोलियो में नहीं होती है। उसके लिए हम लोग है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हम करते हैं भाई। 85 का क्या हो जाएगा, अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ठीक है, किस कार्य को उनको पूरा करना होगा। 85 का आ जाएगा, डी, इनमें से सभी। अब सभी में क्या क्या आ जाएंगे, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम को संचालन पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम 90 नंबर का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पर। 90 का कहाँ से आ गया, अभी 86 आएगा, सॉरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा। अगर बात हो रही है कक्षा 1 से 5 तक और विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो कितने होंगे वहाँ पे शिक्षक। तो 86 का यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, 40। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40, 40। ठीक है, अगर 200 से अधिक हैं तो। ओके, भारत के संविधान में किसके लिए अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा आवश्यक अनिवार्य है शिक्षा है, किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है।
तो 87 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अगला है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किसके ऊपर लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे बताना है 88 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 14 से 18 वर्ष के बच्चे। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बच्चे, इनको नहीं लिया जाता है। विशेष कंडीशन में मैंने बताया था निःशुल्क जो आपके निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए है 18 साल तक, वो भी आपके 6 से 18 है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है, किसके लिए लागू है, अब हमने अभी पढ़ा है, देखा है, 6 से 14 वर्ष। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया है, तो 90 का जाएगा बी, अलग से विद्यालय खोलने की बात, सॉरी बी आ जाएगा इसमें, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर, कोई बच्चा है बीचों पढ़ाई छोड़ दी उसने, या फिर क्या हुआ कि विद्यालय में मतलब वो कभी गए नहीं है स्कूल, उनको कुछ भी नहीं आता, तो उसके लिए क्या होगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करना होगा, अलग से उनको प्रशिक्षण देना होगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो 21A के तहत। ठीक है, डी आ जाएगा इसका आंसर। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, 92 का डी आ जाएगा। डी के लिए हम देखते हैं, डी तो ऊपर है, डी क्या है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के अनिवार्य शब्द का अर्थ है, 93 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। अगला है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालक होना चाहिए। अगला है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था, किस पर दिया था इन्होंने बेसिक शिक्षा के लिए, तो आपके हस्तकला पर इन्होंने बल दिया था। अगला है 96 विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है इनके लिए, ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। अगला है 97 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, तो 97 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला है 98 बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हमारे 98 के सी आ जाएंगे, जॉन ड्यूवी ने। ओके, नेक्स्ट है 99 जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, लैब विद्यालय के क्या उदाहरण है, प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, अगला है लास्ट हमारा कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतक हैं, सिद्धांतकार कौन है जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहलाते हैं, 100 क्या जाएंगे, बी, जॉन डीवी है प्रगतिशील। ठीक है, प्रगति करते, प्रगतिशील यानी आगे बढ़ने वाले है ना, तो जॉन डीवी से आप टीवी याद रख लो, है प्रगतिशील यानी चलती फिरती टीवी, चलती हुई चलायमान है ना, तो ऐसे याद रख लो टीवी डीवी। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे होंगे, और इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाए, आपसे हर तरह के MCQ बनने लग जाए। तो आप YouTube से तो पढ़ ही रहे हैं, MCQ लगा ही रहे हैं हम, साथ ही साथ आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, एक रहेगा बिल्कुल फ्री जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, और वहाँ से भी आप स्टडी कंटेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और हमारा पेड टेस्ट सीरीज़ ग्रुप है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस डेली कराए जाते हैं, और परीक्षा तक बिल्कुल आपको
एक बार ही 199 अमाउंट पे करना होता है, और रोज़ आपको 150 उसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ और सुविधाएँ भी इसमें आपको मिलेंगी। तो आप चाहें तो उससे भी जुड़कर अपनी जो तैयारी है बिल्कुल उसको कन्फर्म कर सकते हैं, अपनी सीट कन्फर्म मान सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए, साथ में तैयारी करते रहिए, और धीरे-धीरे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। टेस्ट में भी नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो बस इसी तरह से अपना विश्वास बनाए रखें, जुड़े रहें और डेली क्लास लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।